तो हम जो है डिस्कशन कर रहे थे डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हमने काफी सारी बातें की। इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्लॉक जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे वर्क करता है, उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ पुट टू यूज हमने डिस्कस किया। फिर देखा कि डेप्रिसिएशन के केस में कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज हो सकता है। कुछ और स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन के ही रिगार्डिंग, जिसमें बात आती है टीसीएस की। तो एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि टीसीएस का प्रोविजन क्या इंप्लीकेशन लेकर आता है। तो मान लीजिए एक बायर है और सेलर है। यहां पर सेलर के द्वारा बायर को कुछ टिम्बर लकड़ियां जो है वो सेल की जाती हैं। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सेलर है अगर वो टिम्बर सेल करता है तो ऐसे में सेलर के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है। जो सेलर है वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो मान लीजिए यहां पर 1 लाख रुपीज की जो लकड़ियां हैं, टिम्बर्स है, वो परचेज की गई और उस पर लेट से 1% का टीसीएस कलेक्ट किया गया बाय द सेलर, 1,000 रुपए। तो टोटल पेमेंट बायर के द्वारा जो की जाएगी वो 1,01,000 रुपए की जाएगी टू दी सेलर। और बायर जो है इन लकड़ियों को, इन टिम्बर्स को फर्नीचर बनाने में यूज करेगा, जिसको वो अपनी बुक्स के अंदर क्या करेगा, कैपिटलाइज करेगा एज ए फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो हम देखते हैं फर्नीचर और फिक्सचर पर 10% का डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम किया जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई टीसीएस कलेक्ट किया गया है बाय द सेलर और बायर के द्वारा पे किया गया है, तो इस टीसीएस का क्रेडिट जो बायर है वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए क्लेम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो 1 लाख रुपीज की वैल्यू पर लगाया जाएगा, ना कि 1,01,000 रुपीज की वैल्यू पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट परचेज की है और उस केस में आपने कोई टीसीएस जो है वो पे किया है टू दी सेलर, तो ऐसे में उस टीसीएस अमाउंट पर आप जो है डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। टीसीएस shall be deducted from above for the purpose of calculating depreciation, as the same can be claimed or it is can be adjusted against your tax liability। तो 1,01,000 की जो आपने पेमेंट की है उसमें से आप 1,000 रुपए लेस करेंगे और जो बैलेंस बच जाता है उस पर आप जो है डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो आज की लाइफ के अंदर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे अकाउंटेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, और उस फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग जो पेमेंट्स है वो अगर आप कैश पेमेंट करेंगे एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको उस पेमेंट के रिगार्डिंग जो डेप्रिसिएशन है वो क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई एसेट परचेज की 1 लाख रुपए की और आपने पेमेंट की 60,000 रुपीज बाय चेक एंड 40,000 रुपीज बाय कैश। तो ऐसे में कहा गया कि आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 60,000 रुपीज की जो पेमेंट आपने चेक से की है उसी अमाउंट के रिगार्डिंग आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए दिया जाएगा। ये जो कैश पेमेंट है ये एक दिन में आप मैक्सिमम 10,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं। 10,000 रुपए से ज्यादा की अगर आप पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट के रिगार्डिंग आपको डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं दिया जाएगा। Depreciation shall not be allowable if payment for the asset so bought made to a person in a day is otherwise done through account pay check, account pay draft or electronic clearing system exceeding rupees 10,000। तो 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो ऐसे में उसके रिगार्डिंग आपको डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन के अंदर, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली
कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज को ही यह एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है। दैट मीन्स आपका जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, वो तो आप क्लेम कर ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप एक स्पेसिफिक एंटिटी हैं। वो स्पेसिफिक एंटिटी बताई गई अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लोज टू ए के तहत। तो कोई भी एसएससी जो इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग as well as engaged in the business of generation, transmission और distribution of power, तो that means कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। A further sum of depreciation shall be allowed over and above the normal depreciation on the acquisition of new plant and machinery after 31st March 2005. The rate of additional depreciation is 20% of the actual cost. So that means आप जो भी फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे आफ्टर 31st मार्च 2005, 31 मार्च 2005 के बाद जो भी एसेट्स आप परचेज करेंगे उस पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो नॉर्मल 15% का डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पर, वो तो आपको मिलेगा ही। एडिशनली आप 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट जो है वो डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। और अगर वो एसेट्स अगेन पुट टू यूज में लाई गई है मोर देन 180 डेज, तो ऐसे में 20% आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं एडिशनली। और अगर वो लेस देन 180 डेज है तो ऐसे में आप 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो इफ assets is acquired and put to use for 180 days or more, then the rate of additional depreciation will be 20% and the rate will be 10% if the period is less than 180 days. तो ये ऐसे में ध्यान रखना है, जो पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो यहां पर भी अप्लाई होगा। इसके अलावा आपको एक काम और करना होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 3AA फाइल करना होगा अंडर रूल 5A। तो द रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द एसएससी अंडर द थर्ड प्रोविजो 2 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32 शैल बी इन फॉर्म नंबर 3AA। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 3AA जो है वो फाइल करना होगा। इसके अंदर बेसिकली कुछ कंडीशंस बताई गई है जो आप फॉलो करेंगे, कंप्लाई करेंगे, तभी आप एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर पाएंगे। तो वो जो बताई गई है कंडीशंस, उनके अंदर है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी न्यू मशीनरी और प्लांट which has been acquired and installed after the 31st day of March 2005 by an SSC engaged in the business of manufacture or production of any article or thing। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है, इंक्लूडिंग इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ए फर्दर सम इक्वल टू 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में WDV अप्लाई नहीं होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उसका 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा। Provided that where SSC set up an undertaking or enterprises for manufacture or production of any article or thing after 1st March 2015 in any backward areas notified by the central government in this behalf, in the state of Andhra Pradesh, in the state of Bihar, or in the state of Telangana, or in the state of West Bengal, and acquires and install any new machinery or plant for the purpose of the said undertaking or enterprise during the period beginning on the 1st day of April 2015 and ending before the 1st day of April 20 in the said backward areas, then the provision of clause 2A shall have effect as if for the words 20% the words 35% shall be substituted। तो बेसिकली अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप सेटअप कर रहे हैं और आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन द स्टेट ऑफ बिहार, इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो आप 20% की बजाय 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है जो हम
स्पेशल टैक्सेशन के अंदर भी हमने डिस्कस की थी कि आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। अगर आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की छूट आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करने के लिए नहीं दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ any machinery or plant which before its installation by the SSC was used either within or outside India by any other person। तो भले ही चाहे आउटसाइड इंडिया यूज की गई हो या फिर इंडिया के अंदर यूज की गई हो, उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। Any machinery or plant installed in any office premise or any residential accommodation including accommodation in the nature of a guest house। तो अगर आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हैं ऑफिस के अंदर या फिर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के अंदर या फिर किसी गेस्ट हाउस के अंदर, तो उसके केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलेगा जब आप किसी फैक्ट्री के अंदर जो है न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, आपने कोई एयर कंडीशन लगाया है ऑफिस के अंदर या फिर आपने कोई जो आपके एम्प्लॉइज के रहने की जगह है जहां पर वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अंदर रहते हैं, वहां पर आपने कोई मशीनरी इंस्टॉल की है, तो उस केस के रिगार्डिंग आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एनी ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो आप कोई व्हीकल खरीदते हैं ट्रांसपोर्टेशन, भले ही आप वो कमर्शियल व्हीकल है, भले ही वो आप गुड्स मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, इन दैट सिचुएशन भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, फैक्ट्री जहां पर आपकी गुड्स मैन्युफैक्चर होती है वहां पर अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। Any machinery or plant the whole of the actual cost of which is allowed as a deduction in computing the head profit and gain of business operation of any one previous year। तो ऐसी कोई मशीनरी जिस पर 100% का डेप्रिसिएशन आपको अलाउ किया जाता है इन केस ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो ऐसे में आपको जो है उस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। ये कुछ कंडीशंस है एडिशनल डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जो आपको कंप्लाई करनी होगी बिफोर क्लेमिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन। उसके अलावा बात आती है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पर जो ग्रोस प्रॉफिट है लेट से मान लीजिए 100 रुपीज और आपका जो डेप्रिसिएशन है वो है 120, 120 रुपए का डेप्रिसिएशन है। तो ऐसे में कहा गया कि यहां पर आप एज पर प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे आपके केस में नेट लॉस है 20 रुपीज का, लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे, जो अपनी कंप्यूटेशन आप प्रिपेयर करेंगे उसमें आप नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 20 रुपीज लेंगे, ऐड करेंगे आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मींस वो डेप्रिसिएशन जो आप एडजस्ट नहीं कर पाए। आपका प्रॉफिट था 100 रुपीज, डेप्रिसिएशन था 120, तो आप कितना डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर पाए? 100 रुपीज का ही डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर पाए। तो यहाँ पर जो 20 रुपीज अनएब्जॉर्ब्ड रह गए जो आप एडजस्ट नहीं कर पाए वो आप ऐड करेंगे और आपका जो प्रॉफिट होगा एज पर इनकम टैक्स वो नील होगा। दैट मीन्स इनकम टैक्स कहता है कि आपका ये लॉस जो है 20 रुपीज का हम लॉस नहीं मानेंगे, हम मानेंगे ये क्या है, ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। तो सर इस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या होगा? इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू दी नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर अगेन हमने फिर से प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने देखा हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 100 रुपीज, और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था वो था लेट से 40 रुपीज। तो ऐसे में इस केस में आपका नेट प्रॉफिट आ गया 60 रुपीज। तो अगेन हम यहां पर क्या करेंगे? कंप्यूटेशन प्रिपेयर करेंगे। क्या कंप्यूटेशन बनाएंगे? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया? 60 रुपीज, और इसमें से हम लेस करेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कौन सा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? जो हमने लास्ट ईयर एडजस्ट नहीं किया, दैट इज 20 रुपीज, और हमारा नेट प्रॉफिट क्या माना जाएगा एज पर इनकम टैक्स? वो माना जाएगा 40 रुपीज।
तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो है 40 रुपीज। तो दैट मीन्स ये आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन की वजह से कभी भी आपके केस में लॉस अराइज नहीं हो सकता। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही डेप्रिसिएशन आप एडजस्ट कर पाएंगे, और जितना डेप्रिसिएशन आपका एडजस्ट नहीं हुआ है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू द नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर में जब प्रॉफिट होगा उससे आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि सर आप कितने समय के लिए ये डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए अगले साल जो है उस केस में भी लॉस होता है, हम डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम कितने सालों तक ये जो डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। तो देयर इज नो टाइम लिमिट, आप जितना मर्जी, जब तक आपका डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं होता तब तक आप इनको कैरी फॉरवर्ड करते रहे। तो दिस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, दैट मींस कितने समय के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक आपका एडजस्ट नहीं हो सकता। एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी, बिजनेस लॉसेस आर गिवन प्रायोरिटी ओवर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर मान लीजिए हमारे केस में डेप्रिसिएशन भी है, अनएब्जॉर्ब जो एडजस्ट नहीं हो पाया, और बिजनेस लॉस भी है, पिछले सालों का बिजनेस लॉस है जिसको हम एडजस्ट नहीं कर पाए थे, प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस था, तो लॉस भी जो है वो आपका कैरी फॉरवर्ड किया जाता है अगले सालों में एडजस्ट करने के लिए। तो अब हमारे पास दोनों एलिमेंट्स है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी है, और बिजनेस लॉस भी है, बिजनेस लॉस भी है। मान लीजिए अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 80 रुपीज और बिजनेस लॉस है मान लीजिए 70 रुपीज, और हमारा जो करंट ईयर प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट है वो मान लीजिए है 60 रुपीज। इस साल में हमें 60 रुपए का जो है प्रॉफिट हुआ है। तो अब बात आई कि इस 60 रुपए के जो प्रॉफिट में से हम क्या पहले एडजस्ट करें, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या फिर बिजनेस लॉस। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि आप हमेशा पहले बिजनेस लॉस को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे अगर प्रॉफिट अवेलेबल है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ हम लेस करेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, कितना रुपया, 60 रुपीज, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट 60 रुपीज का है तो हम 60 रुपीज ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो दैट मींस एज पर इनकम टैक्स हमारा जो करंट ईयर का इनकम है वो नील हो जाती है फ्रॉम द बिजनेस प्रोफेशन, और हमारे पास अब अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है वो बच जाता है 80 रुपीज। इस साल हमने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, और साथ ही जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है वो बच जाते हैं 10 रुपीज, क्योंकि हमने 60 रुपीज यहां पर एडजस्ट कर लिए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिजनेस लॉसेस को आप 8 इयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जबकि जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसको आप इनडिफाइंड पीरियड तक जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दैट मींस कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड है और बिजनेस लॉस दोनों है तो पहले हमेशा बिजनेस लॉस को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बिजनेस लॉस को एडजस्ट करने की टाइम लिमिट है 8 इयर्स, और 8 इयर्स के बाद वो बिजनेस लॉस जो है वो डेड लॉस हो जाएगा, उसको आप कभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप हमेशा बिजनेस लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो यही बात यहां पर बताई गई है कि बिजनेस लॉसेस आर गिवन प्रायोरिटी ओवर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ। तो सेट ऑफ करने के लिए हमेशा पहले आप बिजनेस लॉस को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। चलिए उसके बाद हम थोड़ी सी बात यहां पर कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एंड जीएसटी। हम जीएसटी में भी इसकी बात करेंगे, अकाउंटिंग करते हुए भी इसकी बात करेंगे, लेकिन यहां पर बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो देयर में भी पॉसिबिलिटीज आप उस फिक्स एसेट्स को परचेज करते हुए क्या पे करते हैं, जीएसटी। तो मान लीजिए आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, लेट्स से 10 लाख रुपीज की, उस पर आपने जीएसटी पे किया एट द रेट ऑफ 18%, तो ये आपका हो जाता है 1.8 लाख। तो टोटल अमाउंट आपने पे की 11.8 लाख रुपीज। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि
इस 18% के रिगार्डिंग आप आईटीसी क्लेम करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी लॉ, और इस 10 लाख के रिगार्डिंग आप क्या क्लेम करें, डेप्रिसिएशन क्लेम करें अंडर इनकम टैक्स। या फिर आपके पास एक और पॉसिबिलिटीज है कि आप आईटीसी क्लेम ना करें, आप हो सकता है आईटीसी क्लेम ना करें, और ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जो 11.8 लाख रुपीस है, इस पूरी ही अमाउंट पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप कोई टैक्स अमाउंट एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर हम इस 1,80,000 रुपए की अमाउंट पर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे जीएसटी लॉ में, तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 10 लाख रुपए की अमाउंट पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आप कहते हैं कि हमें जीएसटी लॉ में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है, तो आप 11.8 लाख 11,80,000 रुपए की पूरी अमाउंट पर क्या क्लेम कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टैक्स अमाउंट है, आइदर इनपुट टैक्स क्रेडिट और डेप्रिसिएशन, इन दोनों में से एक ही आपको अलाउ किया जाएगा। ये बात जीएसटी लॉ में भी कही गई है। तो अब बात आई कि सर हम ऐसा क्यों करेंगे कि हम पूरी अमाउंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम करें, हम तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। बिल्कुल सही है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, लेकिन जब हम जीएसटी लॉ को देखते हैं तो जीएसटी लॉ में काफी सारी जगह पर बताया गया है ब्लॉक क्रेडिट्स। कुछ क्रेडिट्स ऐसे होते हैं जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउड नहीं किया जाता। तो मान लीजिए आप कोई व्हीकल परचेज करते हैं, 4 व्हीलर, जिसको आप फैक्ट्री से जो है अपना रेजिडेंस तक और रेजिडेंस से फैक्ट्री आने तक यूज करते हैं, तो ऐसे में उस व्हीकल के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउ नहीं किया जाता, वो आपका ब्लॉक क्रेडिट है। तो ऐसे में आप उस टैक्स अमाउंट के रिगार्डिंग क्या क्लेम करेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। When an asset is purchased, some amount will be charged as goods and service tax as GST. Now SSC has two ways. SSC के पास दो ऑप्शन है. If ITC has been claimed, अगर आप ITC claim करेंगे of the GST paid, then depreciation will be charged on the amount net of GST. That means excluding GST. GST को हटाकर 10 लाख रुपए प्लस 1,80,000 रुपए जीएसटी है, तो आप जीएसटी को हटा देंगे, सिर्फ 10 लाख रुपए की अमाउंट पर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए दिया जाएगा। इफ आईटीसी हैज नॉट बीन क्लेम्ड, अगर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, देन डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज्ड ऑन द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। सेकंड केस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एसेट्स व्हिच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लॉक क्रेडिट्स। तो जो सेकंड केस आपको देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ ब्लॉक क्रेडिट, जहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाता। फाउंडेशन बिल्ट फॉर द प्लांट एंड मशीनरी is considered as a part of plant and machinery and hence does not fall under the category of block credits. This is to avoid SSC from taking dual benefits under both the acts. तो आपको दोनों बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करें और साथ साथ आप उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करें। आपको टैक्स अमाउंट के रिगार्डिंग सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलेगा, आइदर आईटीसी और डेप्रिसिएशन। हाँ, जो मशीन की वैल्यू है, जो एसेट्स की वैल्यू है, उस पर आपको डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, लेकिन जो टैक्स अमाउंट है उस पर आप या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करें या फिर उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करें। दोनों में से एक ही बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इसका एज सच इनकम टैक्स के अंदर कोई भी रेलिवेंस नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर कहीं पर भी पूरे लॉ के अंदर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज की बात नहीं की गई है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अराइज होता है ड्यू टू कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में बेसिकली सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको कंप्लाई करना होता है। उन्हीं में से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स की, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज की। ऐसा किस लिए होता है? तो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि इनकम टैक्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन आपको अलाउ किया जाता है वो किया जाता है एज पर
इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन रेट आपको दी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उन रेट्स के अकॉर्डिंग ही आपको डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो वहां पर जो कंपनीज एक्ट है वहां पर वो डेप्रिसिएशन जो है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो मान लीजिए एक कंपनी की अगर मैं बात करूं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मान लीजिए 100 रुपीज का जो है प्रॉफिट है और यहां पर डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, हमेशा याद रखें जो कंपनीज की बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, उसमें जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमेशा एज पर कंपनीज एक्ट होगा। तो मान लीजिए 20 रुपीज का डेप्रिसिएशन यहां पर एज पर कंपनीज एक्ट प्रोवाइड किया गया है इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन जब हमने इनकम टैक्स प्रोविजन को अप्लाई किया और हमने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन है वो है लेट्स से 30 रुपीज। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम एक कंप्यूटेशन बनाएंगे, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 80 रुपीज, सॉरी 80 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज का प्रॉफिट है, 20 रुपीज का डेप्रिसिएशन है, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट आता है वो 180 रुपीज है। तो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 80 रुपीज। इसमें हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। हमने लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था, जब भी डेप्रिसिएशन की बात होगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है उसको हम ऐड करेंगे, दैट इज 20 रुपीज, और लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, ये आपका आ जाता है 30 रुपीज। तो यहां पर जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा 70 रुपीज। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट है 80 रुपीज और एज पर इनकम टैक्स आपका प्रॉफिट है 70 रुपीज। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, हम पहले भी बता चुके हैं कि इनकम टैक्स में जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा बुक्स प्रॉफिट से ज्यादा होगा, वो कम भी हो सकता है। बुक्स प्रॉफिट हमारे 80 रुपीज है लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट 70 रुपीज है, तो हमें टैक्स किस अमाउंट पर पे करना है, 70 रुपीज पर हमें टैक्स पे करना है। अब इस डिफरेंस की वजह से, किस डिफरेंस की वजह से कि एज पर कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन है 20 रुपीज और एज पर इनकम टैक्स जो डेप्रिसिएशन है वो है 30 रुपीज, तो यहां पर जो 10 रुपीज का डिफरेंस है इसको कहा जाता है टेम्परेरी डिफरेंस या फिर टाइमिंग डिफरेंस। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा और इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कम होगा। रीजन भी, अगर इस एसेट्स की वैल्यू 100 रुपीज है, मान लीजिए मेरे पास जो एसेट है उसकी वैल्यू 100 रुपीज है, आज कंपनीज एक्ट में उस पर कम डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है और इनकम टैक्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है, तो होगा क्या, कंपनीज एक्ट में जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी और इनकम टैक्स में जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो कम होगी। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि कंपनीज एक्ट में एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से बाद में डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम होगा और इनकम टैक्स में एसेट्स की वैल्यू कम हो जाने से बाद में जो डेप्रिसिएशन होगा वो कम क्लेम होगा। और दोनों ही केसेस में जो डेप्रिसिएशन होगा वो मैक्सिमम अप टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ही क्लेम किया जा सकता है, जो एसेट्स की वैल्यू है उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होगा, ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है कि समय के साथ साथ ये डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ द एसेट्स कम होगी वैसे वैसे ये डिफरेंस भी कम हो जाएगा। तो इस डिफरेंस को कहा जाता है टाइमिंग डिफरेंस। तो यहां पर 20 रुपीज एज पर कंपनीज एक्ट और 30 रुपीज एज पर इनकम टैक्स। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसको रीड करने की कोशिश करें कि आज कंपनीज एक्ट में 20 रुपीज का डेप्रिसिएशन है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 30 रुपीज का डेप्रिसिएशन है,
तो आज जो मेरी टैक्स सेविंग होगी वो 30 रुपीज पे होगी, ना कि 20 रुपीज पे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा और इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो मैं 10 रुपए के एक्सपेंस पर या डेप्रिसिएशन पर ज्यादा टैक्स सेव कर रहा हूं, ये लेटर ऑन मुझे रिवर्स करना होगा। लेटर ऑन मुझे क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। आज जो मैं 10 रुपए के ज्यादा खर्चे पर टैक्स बचा रहा हूं, इसको मुझे बाद में पे करना पड़ेगा। जब मेरा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कम आएगा और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा, उस समय क्या होगा? कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन डिसअलाउ होगा और इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए दिया जाएगा। उससे मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी और उस टैक्स लायबिलिटी को बढ़ने की वजह से मुझे लेटर ऑन ये टैक्स पे करना होगा। तो ये मेरे लिए क्या है? इन फ्यूचर एक लायबिलिटी है। जो आज मैं जो टैक्स सेव कर रहा हूं, लेटर ऑन मुझे वो टैक्स रिवर्स करना होगा। तो इस केस में क्या होगा? एक लायबिलिटी अराइज होगी। और कौन सी लायबिलिटी? जितना मैंने टैक्स सेव किया। तो 10 रुपीज पर मान लीजिए 30% का टैक्स रेट है, तो यहां पर 3 रुपीज की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। और आज मैं 3 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्रिएट करूंगा बुक्स के अंदर। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम अकाउंटिंग के अंदर सीखते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि 3 रुपीज का क्या करूंगा मैं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करूंगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। और बाद में जब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कम होगा और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, तो ऐसे में क्या करूंगा? मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। तो मान लीजिए भविष्य में कंपनीज एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है वो 30 रुपीज है और इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन 20 रुपीज है। तो मैं ऐसे में क्या करूंगा? 10 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन जो डिफरेंस है उस पर 30% का जो टैक्स होगा, उस अमाउंट से मैं इस 3 रुपीज की जो डीटीएल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसको रिवर्स कर दूंगा, उसको कम कर दूंगा। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है डेफर्ड टैक्स एसेट्स का, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का। प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स shall be created under the balance sheet approach. Suppose a company has bought a plant and machinery. एक कंपनी ने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है. It depreciates its assets using the rate 1 minus residual value divided by opening WDV into 1 remaining life. That is basically कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है. वेयर एज अंडर द इनकम टैक्स द रेट इज 15%. There will be difference in this case, therefore deferred tax provision will be created. तो यहाँ पर एक डिफरेंस होगा डेप्रिसिएशन के अंदर जिसकी वजह से डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया जाएगा. अगेन मैं आपको बता दूं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज इनकम टैक्स के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इनकम टैक्स के अंदर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा. ये बेसिकली एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज होती है उनके केस में यह कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए. इसकी रेजिडुअल वैल्यू है, दैट मीन्स अगर 10 साल 30 साल के बाद हम इसको बेचेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 5,000 रुपए. इसकी लाइफ है 30 ईयर्स या 30 साल तक चलेगी. अकॉर्डिंग टू कंपनीज 9.5% इज द रेट एंड अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स 15% इज द डेप्रिसिएशन रेट. तो डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट है 9500 और एज पर इनकम टैक्स है 1500. तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 5500 रुपए का, 5,500 रुपए का. और यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की गई है ऑन द अमाउंट ऑफ 5500. यह जो क्रिएट की गई है 1716. 5,500 रुपए की अमाउंट पर जब आप 30% टैक्स रेट के अकॉर्डिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो आपकी अमाउंट आती है 1650 प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करते हैं तो आफ्टर दैट आपकी वैल्यू आ जाती है 1716. तो इसका मतलब ये है कि आज हमने 1716 रुपए का जो टैक्स सेव किया है, लेटर ऑन हमें यह टैक्स ज्यादा पे करना होगा, रिवर्स करना होगा इन फ्यूचर. तो ऐसे में क्या होगा? अभी के लिए हम इसको लायबिलिटी क्रिएट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर और बाद में जब हम इसको ज्यादा टैक्स को पे करेंगे उस समय हम इस लायबिलिटी को रिवर्स कर देंगे. अच्छा, इसका उल्टा, इसका विपरीत भी हो सकता है कि मान लीजिए डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट है 1500 और एज पर इनकम टैक्स है 9500.
इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप रीड करते हैं, इसका मतलब ये है कि आज आपने कम डेप्रिसिएशन क्लेम किया, जिसकी वजह से आपने ज्यादा टैक्स पे किया। और अगर आप आज ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब भविष्य में आपका टैक्स सेव होगा जब आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। तो इसका मतलब आज की डेट में आप क्या क्रिएट करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेंगे, ना कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और भविष्य में जब आप डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेंगे और भविष्य में जब आप ज्यादा जो है टैक्स सेव करेंगे, तो उस समय आपकी ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट है ये आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जैसे हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स किया था। तो इस तरह बेसिकली डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट काम करता है। हालांकि एज पर इनकम टैक्स कोई रेलिवेंस नहीं है, इनकम टैक्स के अंदर इसकी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इसलिए बताया गया है कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो एज पर कंपनीज जो है आपको डेफर्ड टैक्स एसेट्स लायबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्रिएट करनी होती है। तो आप कैसे क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो डेप्रिसिएशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर एक दो प्रोविजंस बेसिकली जो बताए गए हैं वो आज की डेट में इम्प्लीकेशन उनकी कोई भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ क्लोजेस यहाँ पर इंसर्ट किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि कोई भी मोटर कार जो कि आउटसाइड इंडिया से आपने एक्वायर की है आफ्टर द 28th of February 1975 बट बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2001, तो ये वहां पर अप्लाई होगा जहां पर मोटर कार 1975 के बाद और 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की गई है। तो आज की डेट में इस क्लोज की कोई इंप्लीकेशन नहीं है। उसके अलावा हमने सभी बातों को डिटेल में डिस्कस कर लिया है विद एग्जांपल। जहां पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 के अंदर बेसिकली बताया गया है कि अगर आप एज एन बिजनेसमैन, एज एन जो है बिजनेसमैन अगर आप डोनेशन देते हैं किसको, स्पेसिफाइड रिसर्च एसोसिएशंस को। कुछ रिसर्च एसोसिएशंस है जिनको इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव किया गया है। अगर आप उन एसोसिएशंस को डोनेशन देते हैं तो ऐसे में आपको जो है एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर उस डोनेशन को क्लेम कर सकती है। सभी डोनेशंस आपको इनकम टैक्स के अंदर अलाउ नहीं की जाती, ये आपको ध्यान रखना है कि जनरली क्या होगा, जनरली ये होगा जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे जो कि एक बिजनेस क्लास पर्सन है, तो ऐसे में आपको उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप चेक करेंगे, मान लीजिए ग्रोस प्रॉफिट है 100 रुपीज और यहाँ पर डोनेशन है, डोनेशन मान लीजिए 30 रुपीज, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपका आ जाता है 70 रुपीज। लेकिन अगेन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन प्रिपेयर करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जिसमें हम क्या लेंगे, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 70 रुपीज। उसके बाद हम एड बैक करेंगे डोनेशन, कितना 30 रुपीज, और हमारा जो प्रॉफिट आ जाता है वो आ जाता है 100 रुपीज। अब हम यहां पर लेस करेंगे डोनेशन। अब हमें डोनेशन में क्या चेक करना है कि डोनेशन में हमें ये चेक करना है कि क्या वो डोनेशन अंडर इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो डिडक्शन आपको एक तो सेक्शन 80G के तहत मिलती है, उसके अलावा आपको देखना है बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में भी काफी सारी डोनेशंस की बात की गई है, क्या वो उस हेड के अंदर अलाउेबल है या नहीं। तो यहां पर कहा गया कि अगर आप स्पेसिफाइड एसोसिएशंस को डोनेशन देते हैं तो आपको जितनी डोनेशन आपने दी है उसका 1.5 टाइम्स, दैट मींस आपने 30 रुपीज अगर स्पेसिफाइड रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन दी है तो उसका 1.5 दैट मींस 45 रुपीज आपको डिडक्शन मिलेगी। यहां पर हम कितना लेस करेंगे, 45, और हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 55। तो इस अमाउंट पर हमें इनकम टैक्स पे करना है। यहां पर कहा गया कि इन रिस्पेक्ट इफ एनी एसएससी हैज गिवन डोनेशन टू द नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, जो कि नोटिफाई की गई है बाय द इनकम टैक्स, एसएससी शैल बी अलाउड टू डेबिट द अमाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द मैनर गिवन बिलो।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कितनी अमाउंट डेबिट करेंगे? एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 an amount equal to 1.5 times of the donation given to an approved specific research association. तो क्या होनी चाहिए? अप्रूव्ड स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए नेशनल लेबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एक्सेट्रा। तो इनको अगर आप डोनेशन देंगे साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस को जो कि अप्रूव्ड है, तो जितना डोनेशन आप देंगे उसका 1.5 टाइम्स आपको कितनी मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। shall be allowed to be debited to profit and loss account. Example, ABC Limited has donated 10 lakh rupees to an approved research association for scientific research. Company is allowed to debit 15 lakh to profit and loss account. तो 10 लाख रुपए डोनेशन दी, लेकिन 15 लाख रुपए का खर्चा आपको मिलेगा अंडर इनकम टैक्स। एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2A, इफ डोनेशन इज गिवन टू एन इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी को डोनेशन दी जाती है जो कि अप्रूव्ड है बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी बनाई गई है इन दिस रिगार्ड उसके द्वारा अप्रूव है, फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च डिडक्शन अलाउएबल शैल बी इक्वल टू डोनेशन। तो अगर इंडियन कंपनी को ये डोनेशन दी गई है तो उस केस में जितनी अमाउंट आप डोनेट करेंगे उतनी अमाउंट की आपको डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पर 1.5 टाइम्स डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। जितना आपने डोनेट किया उतनी आपको डिडक्शन मिलेगी। पहले केस में बताया गया है, बेसिकली अगर आप देखेंगे ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, जबकि सेकंड केस में आपको बताया गया है इंडियन कंपनी के रिगार्डिंग, अगर आप इंडियन कंपनी को डोनेशन देते हैं। उसके अलावा सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सब क्लोज 3 के अंदर कहा गया डिडक्शन अलाउड shall be equal to donation if donation is given to any approved institutions for the purpose of research in social science or statistical research। तो जो सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च करते हैं वहां पर अगर आप डोनेशन देते हैं तो 100% डोनेशन आपको अलाउ की जाएगी। और अगर आप साइंटिफिक रिसर्च देते हैं तो आपको 1.5 टाइम्स जो है डिडक्शन मिलेगी। फर्दर देयर इज नो कंडीशन दैट द रिसर्च शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। तो मान लीजिए मैं कोई बिजनेस करता हूं और मैंने इन रिसर्च एसोसिएशंस को डोनेशन दी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो रिसर्च होने चाहिए ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। अगर मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो भी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। इफ एनी एसएससी डू नॉट हैव बिजनेस प्रोफेशन, सच एसएससी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGA। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सेक्शन 80G, सेक्शन 80GGA का ध्यान रखना होगा। वहां पर अगर आपको डिडक्शन मिलती है वहां आप ले सकते हैं। अगर आपको बिजनेस हेड में डिडक्शन मिलती है तो आप बिजनेस हेड में डिडक्शन ले सकते हैं। इनके अलावा बाकी जो डोनेशंस है वो आपकी डिसअलाउ हो जाती है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने किसी एनजीओ को जो है आपने डोनेशन दी है और वो जो डोनेशन है 80G 80GGA के लिए अलाउएबल नहीं है, तो ऐसे में ना ही तो आप उसको बिजनेस प्रोफेशन हेड में क्लेम कर पाएंगे, ना ही आप उसको सेक्शन 80GGA में क्लेम कर पाएंगे, 80G में क्लेम कर पाएंगे। तो उस केस में वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए वो डोनेशन आपकी डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर आप डोनेशन करते हैं, उनकी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की जाएगी। बात सेक्शन 35DDA। तो बेसिकली जब हमने इनकम अंडर द हेड सैलरी को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जब एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत कुछ अमाउंट पे की जाती है, तो एम्प्लॉय के हाथ में उसकी क्या टैक्सेबिलिटी रहती है वो हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब एम्प्लॉयज के हाथ में वो अमाउंट कैसे टैक्सेबल होगी ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अंडर द हेड सैलरी। अब बात आती है कि एम्प्लॉयर की। मान लीजिए VRS स्कीम के तहत 100 रुपीज जो है एम्प्लॉयर के द्वारा पे किए गए टू दी एम्प्लॉय, तो ऐसे में एम्प्लॉयर के लिए यह 100 रुपीज क्या है? एज एन एक्सपेंस। तो वो क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट मान लीजिए 100 रुपीज है, सॉरी 400 रुपीज है, तो वो क्या करता है टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन अंडर VRS स्कीम जो है 100 रुपीज एक्सपेंस क्लेम करता है
और प्रॉफिट डिक्लेयर करता है नेट प्रॉफिट 300 रुपीज। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स में कहा गया कि अगर आप ऐसी कोई अमाउंट पे करते हैं अंडर VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो ऐसे में ये जो 100 रुपीज आपने पे किए हैं, ये हम आपको पूरा का पूरा अमाउंट एज एन एक्सपेंस क्लेम करने के लिए नहीं देंगे। इस अमाउंट को आप 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम करेंगे। तो इसका मतलब 100 रुपीज डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 20 रुपीज हर साल आपको जो है डिडक्शन अलाउ की जाएगी, एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पर कंप्यूटेशन बनाएंगे, प्रॉफिट एज पर PNL दैट इज 300 रुपीज, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे VRS स्कीम के तहत जो अमाउंट पे की 100 रुपीज, माइनस हम लेस करेंगे VRS एज पर इनकम टैक्स दैट इज 100 डिवाइड बाय 5, 20 रुपीज हम लेस करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट होगा 380 रुपीज, जिस पर हम इनकम टैक्स पे करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि if any employer has given voluntary retirement to the employees and has paid any amount in connection with such voluntary retirement, it will be allowed to be debit in 5 annual equal installments. Example, ABC Limited has given voluntary retirement to 500 employees and has paid rupees 4 lakh to each to the employees, and total amount is 20 crores rupees. In this case, expenditure is allowed in 5 annual equal installment. So that means 20 करोड़ डिवाइड बाय 5 जो है आपका 4 करोड़ रुपीज जो है हर साल एज एन एक्सपेंस जो है क्लेम दिया जाएगा अंडर इनकम टैक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर के द्वारा जो VRS स्कीम के तहत अमाउंट पे की जाती है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है अलाउ की गई है अंडर इनकम टैक्स। हालांकि अकाउंटिंग करते हुए आप उसको एज ए होल इनकम टैक्स के अंदर वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर आप उसको डिसअलाउ करेंगे और जो आपकी 1/5 ऑफ द अमाउंट है उसको आप अलाउ करेंगे फॉर दी 5 ईयर्स।